जब इंडियन प्रोस्पेक्टिव में बात करते हैं तो यहाँ पे जो एकेडमिक चालू होता है, बच्चा केजी से उसके पीठ पे बैग लगता है। देखिए, हमारे यहाँ जो सोच है ना, आपको बड़ी हंसी आएगी, सरकास्टिक वे में। हम किताबों पे, विजडम पे, नॉलेज पे अगर आप देखोगे तो सम ऑफ माय फ्रेंड्स जो कि पढ़ाई कर रहे हैं विदेशों में या जिनने पढ़ाई करी बताते हैं कि जब वो भारत से गए थे एमएस करने के लिए या ग्रेजुएशन करने के लिए तो उनके साथ आंटी और दादा लोग भी पढ़ रहे थे। हम क्या करते हैं, किताबें में जो लिखी है हम केवल वो पढ़ाते हैं। हम ये नहीं बताते बच्चों को इसके अलावा, इसके बियॉन्ड और भी दुनिया है। आज के स्टूवेली टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है एकेडमिक्स एंड रिसर्च। हर व्यक्ति की ज़िंदगी में उन्हें लगता है कि मेरा एकेडमिक्स सीमित है मेरे स्कूल शिक्षा तक, मेरे कॉलेज की शिक्षा तक, इसके आगे वो इसकी कल्पना नहीं करते। और जब बात हम उसकी रिसर्च की करते हैं तो वो कभी ये नहीं सोच पाता कि मेरे अंदर कोई अनुसंधानात्मक व्यक्तित्व है या फिर रिसर्च पर्सनालिटी है। पर जीवन जीने की कला के लिए आपको लगातार सीखना और लगातार नई चीज़ों की खोज करना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम इसी विषय पे कि किस तरीके से एकेडमिक एंड रिसर्च पर्सनालिटी का आपके अंदर विश्लेषण किया जाए, असेसमेंट किया जाए और उसको कैसे निखारा जाए, इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। और आज हमें इस विषय पे चर्चा करने के लिए साथ दे रहे हैं डॉक्टर राजेश मोदी, जो कि स्टू वैली टेक्नोलॉजी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और साइकोमेट्री के क्षेत्र में उनका एक अलग स्थान है। उनके नाम पे 200 से ज़्यादा कॉपीराइट्स टेस्ट अवेलेबल है जो कि पूर्णतः साइकोमेट्री पे बने हुए हैं और ये सिर्फ और सिर्फ उनके ही ब्रेन स्टॉर्मिंग से आए हैं। तो बात करते हैं डॉक्टर राजेश मोदी के साथ। तो वेलकम डॉक्टर राजेश मोदी ऑन अ स्टू वैली टॉक। तो हम चालू करते हैं आज का विषय। तो आप मुझे बताएंगे कि एकेडमिक और रिसर्च को आप किस तरह से लेते हैं? एकेडमिक और रिसर्च, दे आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। अगर हमें व्यक्तित्व को आगे ले जाना है और आगे हमें सफल पूर्वक जीवन जीना है तो हमारे व्यक्तित्व में ये दो चीज़ें, एकेडमिक यानी पढ़ाई करते हुए, नॉलेज एक्वायर करते हुए, किताबें पढ़ते हुए, आर्टिकल लिखते हुए, और इनका जो है रिसर्च के साथ बहुत बड़ा ताल्लुक है, बहुत बड़ा रिलेशन है। हम सोचते हैं कि हमारा जीवन जो है, एकेडमिक जीवन जो है, कॉलेज और स्कूल के बाद या यूनिवर्सिटी के बाद ख़त्म हो गया। लेकिन आपको मैं ये बताता हूँ, वहाँ से हमारा नया जन्म होता है, हमारा नया व्यक्तित्व होता है। और वो व्यक्तित्व जो है हमें एकेडमिक का और रिसर्च का अपने अंदर जिंदा रखना पड़ता है, अलाइव रखना पड़ता है। इसलिए अलाइव रखना पड़ता है क्योंकि पर्सनैलिटी जो है ना, वो स्टैटिक नहीं है। पर्सनैलिटी एक फ्लूइड चीज़ है, वो इवॉल्विंग एसेट है। अगर आपको ज़िंदगी में कुछ नया करना है, नूतन करना है, तो आपको अपने जीवन में एकेडमिक को महत्व देना पड़ेगा, गूगल करनी पड़ेगी, किताबें पढ़ना पड़ेगा, नई चीज़ें खोजनी पड़ेंगी, नए जगह जाना पड़ेगा। और उसी तरह जो है, जिस तरह का हम अपने सामने एक जो इमेज बनाते हैं, उसी तरह का इमेज हमारे मन में, हमारे दिमाग में वो बनता है। और इसके लिए, इसको सृजन करने के लिए रिसर्च, खोज बहुत ज़रूरी है। कोई आपको प्लेट में ला के नहीं दे देगा कि ये आर्टिकल आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा। आपको वो सब्जेक्ट पे, उस आर्टिकल को खोजना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कहाँ पे आपको सबसे अच्छा आर्टिकल मिल रहा है जिसको आप पढ़ के अपने जीवन में कुछ ला सकते हो, कुछ बांट सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बाद हमारा दूसरा इनिंग शुरू होता है, दूसरा चैप्टर शुरू होता है। वो चैप्टर हम छोड़ के आ गए जहाँ हमें फोर्सफुली सिखाया जाता है। यहाँ हमें सेल्फ सीखना है, एकेडमिक जर्नी को कंटिन्यू करना है,
रिसर्च को कंटिन्यू करना है। हम जब इंडियन प्रोस्पेक्टिव में बात करते हैं तो यहाँ पे जो एकेडमिक चालू होता है, बच्चा केजी से उसके पीठ पे बैग लग जाता है, वो केजी करता है, फर्स्ट करता है, वो अपने बोर्ड एग्ज़ाम देता है, 11th 12th करता है, और इसी कंटिन्यूशन में वो अपना ग्रेजुएशन भी करता है। स्किल्स की बात बहुत थोड़ी होती है मोरल हमारे भारतीय शिक्षा पद्धति के अंदर, जो अभी एडॉप्टेड है मोंटे कार्लो जो हम सिस्टम बात कर रहे हैं। तो बच्चा ये मान के चलता है कि मैंने ग्रेजुएशन किया, एकेडमिक एकॉल्ट लेने का मेरा जर्नी खत्म हो गया, अब मुझे जॉब के लिए जाना है। अब हम इसी को जब विदेशों के परिप्रेक्ष्य में, वेस्टर्न परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, आजकल जो वहाँ पे शिक्षा व्यवस्था है या जिस तरीके से शिक्षा वहाँ पे हो रही, बच्चा जब तक 6 साल का नहीं होता उसको तो एक स्कूल का दरवाजा ही नहीं दिखाते। फिर आगे जब वो चलता है तो उसके लिए कोई कंपल्सन नहीं है कि वो ग्रेजुएशन तक लगातार पढ़े, वो रुक जाता है, वो अपने कोई जॉब करता है, छोटी मोटी नौकरी करता है, फिर सीखने के लिए दोबारा आता है। तो सम ऑफ माय फ्रेंड्स जो कि पढ़ाई कर रहे हैं विदेशों में या जिनने पढ़ाई करी बताते हैं कि जब वो भारत से गए थे एमएस करने के लिए या ग्रेजुएशन करने के लिए, तो उनके साथ आंटी और दादा लोग भी पढ़ रहे थे। वो अपना एकेडमिक वर्क कंटिन्यू रखे, पर ऐसी चीज हमें भारत में क्यों नहीं दिखती है? देखिए, हमारे यहाँ जो सोच है ना, आपको बड़ी हंसी आएगी सरकास्टिक वे में। हम किताबों पे, विजडम पे, नॉलेज पे अगर आप देखोगे और अपने आप फैमिली बजट में देखोगे, होम बजट में देखोगे, तो 99% ऑफ द फैमिलीज में ना कहीं पे आपको 1% भी इन्वेस्टमेंट नहीं दिखेगा। दे आर नॉट इन्वेस्टिंग इन नॉलेज कैपिटल। They are not investing in knowledge capital, no. They are not even bothered to invest in that. लेकिन लोगों को ये नहीं पता है कि आपकी कमाई, आपका प्रोग्रेशन, आपका प्रोफेशनल ग्रोथ, आपका पर्सनल ग्रोथ, द गेटवे इज थ्रू माइंड ओनली। माइंड को बढ़ाने में कोई काम नहीं करता, लेकिन क्या काम करेगा? अपने ड्रेस में खर्च करेगा, अपने जूते में खर्च करेगा, अपना फोन पे खर्च करेगा, गोल्ड में खर्च करेगा, ज्वेलरी में खर्च करेगा, वाइफ ने बोल दिया ये करेगा। लेकिन अगर आप उनको देखेंगे तो किताबें की दुकानें आपको कितनी मिलती है मार्केट में? वेरी फ्यू। क्यों मिलती है वेरी फ्यू? क्योंकि दिस इज अ डिमांड एंड सप्लाई। अगर डिमांड बढ़ेगा तो सप्लाई भी होगा। लेकिन हमारे इंडिया में लोग ये बात को समझे नहीं है या समझते नहीं है। जब हम एकेडमिक की बात करते हैं, नॉलेज की बात करते हैं, तो हमारा जो दूसरा चैप्टर है वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बाद ही शुरू होता है। हमने अलग अलग अपने, जिनको हम पहले व्यवस्था की बात करते थे, बाल्यकाल बच्चों का होता था, गुरुकुल में जाएंगे तो उनको ब्रह्मचर्य पालन करना होता था, वो गुरुकुल करके आते थे, और युवा अवस्था में जब वो आते थे तो उनको गृहस्थ जीवन में शामिल कर लिया जाता था, और लास्ट में वानप्रस्थ होके वापस जंगलों में चले जाते थे। मतलब पूर्व काल से ही हमारे यहाँ की जीवन पद्धति में एकेडमिक पोर्शन, फिर उसके बाद गृहस्थ पोर्शन और वानप्रस्थ, 3 अलग अलग सेगमेंट बना के रखे हुए। शायद हम आज भी उसी चीज को लेके चल रहे हैं, पर जो उसकी खूबियां रही होंगी उसको छोड़ के अब मगिंग के पीछे, रटंत विद्या जिसे बोला जाता है, स्कूल्स कॉलेज उसके पीछे भाग रहे हैं। तो अब अगर मैं इसको एकेडमिक माइंड ग्रोथ और रिसर्च माइंड ग्रोथ से कनेक्ट करता हूं, तो क्या मैं देखूं एक बच्चे के अंदर कि उसको मैं अभी से सलाह दूं कि बेटा आपको एकेडमिक में किस तरीके, जिससे उसका इंटरेस्ट भी बना रहे, वो अपने एकेडमिक एकॉर्ड भी हासिल करे, साथ साथ में उसके इस एकेडमिक की वजह से उसका प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ भी हो। ऐसी कौन सी कॉम्पिटेंसीज हैं, कौन से फोकस एरिया और एक्शनेबल बिहेवियर है जो एग्जीक्यूट करना चाहिए? पंकज जी, ये हमारी बहुत बड़ी कमी है, या आप ये बोलिए हमारे शिक्षकों की कमी है, हमारे स्कूल सिस्टम की कमी है, कॉलेज सिस्टम की कमी है, या यूनिवर्सिटी सिस्टम की कमी है कि बच्चों को हम क्या है, एक लाइब्रेरी दे देते हैं। लाइब्रेरी में किताबें पड़ी हुई है, ठीक है, जगह देते हैं बैठने के लिए,
लेकिन अगर आप देखोगे कि नॉलेज एक्विजिशन जो है ये एक एक्शनेबल बिहेवियर है। अगर हम बच्चा को शुरू से सिखाएं कि बेटा तुमको प्लैनेट के बारे में जानना है, तो हम क्या करते हैं, हम बोर्ड में आके बता देते हैं प्लैनेट के नाम। तो अगर हम बच्चे को बोलेंगे आज का टॉपिक, आज का टाइटल प्लैनेट है, आज मैं आपको ये 10 सोर्स दे रही हूं या दे रहा हूं, आप इस पे जाओ और अपनी रिसर्च करो, अपनी खोज करो, आप देखिए क्या अंतर आपको नजर आएगा। 100 अगर 50 बच्चे क्लास में हैं और अगर आप उसको इस तरह का होमवर्क दोगे, तो आज ये जो एबिलिटी आप डेवलप कर रहे हो, ये कॉम्पिटेंसी डेवलप कर रहे हो, वो जब कॉलेज छोड़ेगा, वो जब यूनिवर्सिटी छोड़ेगा, वो बच्चा 100 बच्चों से आगे निकल जाएगा अपने लर्निंग में, अपने ग्रोथ में, अपने माइंडसेट में, अपने डेवलपमेंट में। हम क्या करते हैं, किताबें में जो लिखी है हम केवल वो पढ़ाते हैं बच्चों को। हम ये नहीं बताते बच्चों को इसके अलावा, इसके बियॉन्ड और भी दुनिया है। नहीं, चलिए मैं मान सकता हूँ कि ये एक सिलेबस की बाध्यता हो गई कि मुझे एक पर्टिकुलर टाइम में, दिए हुए समय में इतना सिलेबस कंप्लीट करना है, तो किताबों को उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि हमें अभी इतना ही बताना है। नहीं, मैंने सिलेबस के बारे में बात नहीं नहीं, कर मैं रहा। अभी इस चीज को ये जानना चाह रहा था कि जो हम एक्शनेबल बिहेवियर की बात कर रहे हैं, आपने उसको बताया कि बच्चे से करवाना है, बच्चे को लाइब्रेरी भेजना है, वहाँ भेज के तुम जाओ, ये किताबें हैं, इन्हें पढ़ो और प्लेनेट के बारे में या जो भी विषय वस्तु है उसके बारे में जानकारी स्वयं हासिल करके आओ और उसका प्रेजेंटेशन करो। तो ये विद इन स्कूल, विद इन कॉलेज, विद इन यूनिवर्सिटी, वी हैव टू फोर्स स्टूडेंट टू डू एक्शन टू गेट दैट नॉलेज। मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूँ पंकज जी, जैसा आपने बोला सिलेबस खत्म करना है, हमारे पास एक डिफाइंड एरिया दिया जाता है कि इस चैप्टर में ये पढ़ना है, इस चैप्टर में ये पढ़ना है। आप अगर देखोगे, मैं बहुत मजेदार चीज और आपको फनी चीज बताता हूँ। अगर आज आप देखोगे जब किसी का टेस्ट होता है स्कूल कॉलेजेस में, आप थ्योरेटिकल टेस्ट जाके देख लो, उनके आंसर्स देख लो, हूबहू 50 बच्चों में से 40 बच्चों का हूबहू आंसर रहेगा किताब वाला। क्या हम ये नहीं कर सकते कि बच्चे आप अलग अलग सोर्सेस पे जाओ, वहां से आंसर को अर्जित करो और फिर अपने वो आंसर को अपने आंसर शीट में लिखो। आप देखिएगा डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा। आपका डिफरेंशिएशन ये आएगा कि बच्चे आपके जब आंसर दे रहे हैं तो उसमें विविधता आएगी, जो आज के दिन में हम भारत में नहीं कर रहे हैं। हम भारत में सबको थ्योरी बना दी है, थ्योरी कि ये है किताब, ये पढ़ लो, लेकिन हम बच्चे को एप्लीकेशन नहीं सिखा रहे, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एक्विजिशन नहीं सिखा रहे, जो बहुत जरूरी है। हम सिलेबस है, मानता हूं वही कवर करना है, लेकिन क्या हम उसके दिमाग में तो विविधता ला सकते हैं, उसकी एक लर्निंग स्किल तो डेवलप कर सकते हैं, लर्निंग एक्विजिशन तो सिखा सकते हैं। तो आपके हिसाब से लर्निंग एक्विजिशन या फिर ग्राह्यता बढ़ाने के लिए क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए? देखिए, जो मैं, अगर आप एक व्यक्ति जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी से पास हो गया, मैं आपको 2 व्यक्तित्व बताता हूँ, पर्सनैलिटी ए, पर्सनैलिटी बी। बहुत जरूरी है आपको ये समझना कि हम किस तरह का व्यक्तित्व स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में डेवलप करते हैं या डेवलप कर सकते हैं। एक व्यक्तित्व ये हो गया कि मैं उसको बोल रहा हूँ किताबों में ये लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ो, पीछे क्वेश्चन पूछा हुआ है, आंसर यहाँ पड़ा हुआ है, तो वो बच्चा आपको बहुत लिमिटेड ग्रोथ देगा। उसकी ग्रोथ लिमिटेड होगी, उसकी डेवलपमेंट लिमिटेड होगी, उसकी मानसिकता लिमिटेड डेवलप होगी, और वो रिसर्च ओरिएंटेड अपने को रख ही नहीं सकता है, क्योंकि वो अपने दिमाग हरदम किताब के बीच में रखा है। हो सकता है एकेडमिकली वो बहुत अच्छा स्कोर कर ले, लेकिन प्रोफेशनली वो ग्रो नहीं कर पाएगा।
पर्सनली वो ग्रो नहीं कर पाएगा, ओनली एकेडमिकली ग्रो करेगा। नंबर्स, मार्क्स वो अच्छे दिखेंगे, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, challenges में, obstacles में, rocks in the life, he will not be able to overcome. Now let's talk of the other side of the personality. Personality B, a person who learns through practical ways. जो प्रैक्टिकल से सीखा हुआ बच्चा है, यानी अब उसको प्लानिट के बारे में जो आपने शुरुआत किया था उसको पूछते हो, भले प्लानिट 1 से 9, 1 से 10 प्लानिट के नाम सेम हो, लेकिन अगर वो अलग अलग स्रोत से खुद खोज के लाया है तो उसमें सेंटेंसेस फ्रेमिंग में अलग होगा। अगर आप उसको बोलते हो कि बेटा ये भी बताओ, सपोज 9वीं या 10वीं का बच्चा है, आप उसको ये भी बताओ इसमें आगे क्या हुआ है, आज कौन सी प्लैनेट की खोज हो रही है, कितना काम हुआ है, कितने रिसर्च पे, आप उसको गूगल स्कॉलर पे भेजो, आप उसके अलग अलग सोर्सेस पे भेजो, तो वो बच्चे का दिमाग, डेवलपमेंट, ग्रोथ, चैलेंजेस, वो सब कुछ फेस कर सकता है। और उसकी जो प्रोफेशनल ग्रोथ होगी, कल के वो सक्सेसफुल होगा, सफल पूर्वक वो अपने व्यक्तित्व को लोगों के सामने डाल सकता है, और उसकी कैरियर ग्रोथ जो होगी पर्सनैलिटी ए के अनुपात, आप ये मान के चलो अगर वो 20% ग्रो करेगा तो ये 60 to 70% ग्रो करेगा। ये अंतर है। और आज ये जो है हर स्कूल, हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी कर सकता है, लेकिन ध्यान देना है उसको, वो गुणवत्ता सिखाना है। एकेडमिक मतलब ये नहीं होता है कि हम किताबें पढ़ रहे हैं कोई चीज की। एकेडमिक और लर्निंग माइंड होता है, उसमें एजिलिटी चाहिए माइंड में, तो माइंड की एजिलिटी शुरू से बढ़ानी पड़ेगी। माइंड शुड बी वर्किंग ऑल द टाइम, इट शुड बी टिकिंग, टिक 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 टिक। ये आप ध्यान दीजिए। हम आज ये चीज अपने शिक्षकों को, चाहे वो बीएड की ट्रेनिंग हो या आपके एमएड की ट्रेनिंग, ये नहीं सिखाते हैं, उसको ये नहीं सिखाते। तो बच्चों को एक रिसर्च माइंड सिखाओ, ये नहीं सिखाते, आप कहीं भी इनके सिलेबस में नहीं करोगे। ये चीजें डालनी है हमें कि बच्चे को कैसे आगे जब वो बड़ा हो तो एक सफल नागरिक बने, सफल प्रोफेशनल बने। तो जब तक आप उसकी क्यूरियोसिटी माइंड नहीं डेवलप करोगे, जब तक उसकी क्वेश्चनिंग माइंड नहीं डेवलप करोगे, जब से उसकी खोज की दिमाग नहीं डालोगे, तब तक वो अपने से सेल्फ मूवर नहीं बनेगा, सेल्फ इनिशिएटर नहीं बनेगा। ही विल, यू हैव टू टीच हिम टू चैलेंज द चैलेंजेस, यानी जितने ऑब्स्टिकल। चलिए, मैं समझ रहा हूँ आप बताना चाह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें बच्चों के अंदर होनी चाहिए, बट मेरा प्रश्न अब आपसे ये है कि इन सारी चीज़ों को मुझे बच्चे में इनकलकेट करना है, इनवाइव करना है। हो सकता है कुछ बच्चों के अंदर इनहेरेंट हो, तो जिनके अंदर इनहेरेंट है वहाँ तो दिक्कत नहीं है, पर जिनमें मेरे को ये चीज़ें डालनी है, इनकलकेट करना है, उसके क्या मेथड्स और मेथडोलॉजी, दोनों चीज़ आप बता सकते हैं, क्या होना चाहिए, क्या हमारा रास्ता होना चाहिए? मैं आपको स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और एक प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ लेता हूँ। ये 4-5 फेजेस में लेता हूँ, डायमेंशंस लेता हूँ। जहाँ तक स्कूल की बात है, बच्चा अगर अपने स्कूल में पढ़ाई कर रहा है तो सबसे पहले जो है हमें बच्चे में लर्निंग और रिसर्च यानी खोज, नया नया तरीके से। अब बच्चे को अगर समझिए वो 1, 2, 3 का बच्चा, अगर आप पूछेंगे वहाँ से कैसे सृजन करेंगे हम ये क्वालिटी, तो हमें इसके एप्लीकेशन पे जाना पड़ेगा। हमें बच्चों को छोटे छोटे गेम्स देने पड़ेंगे। किस तरह के गेम्स देने कि अगर हमें कोई चीज़ को उनको सिखाना है कि खोज कैसे करना है, उनके माइंड को डेवलप करना है, तो सबसे पहले हमें क्या, छोटा गेम है, बहुत बताता हूँ। आप उनको कुछ सामान्य दे दो और अलग जगह छुपा दो, बहुत सिंपल वे में बताओ, और बोलो जाओ बच्चे खोजो। आप देखिए
वो अपना जान लगा देगा, बच्चा छोटा बच्चा है लेकिन उसको खोजने में जान लगा देगा और थोड़ी देर बाद आपके पास ले भी आएगा। उसी तरह छोटे छोटे तरीके से आप अगर बच्चे को बोलोगे कि हमें ये छोटा सा है, इसको छू के आओ, कोई चीज आप ऑब्जेक्ट लगा दो सामने, बोले छू के आओ, व्हाट इज दैट? दैट इज टारगेट। ये तुम्हारा टारगेट है, इसको छू के आओ। तो उससे क्या हुआ? खोज हो गया और टारगेट हो गया। अब हमको क्या चाहिए? इसको अप्लाई करना है। तो एप्लीकेशन में हम कैसे जाएंगे? एप्लीकेशन के लिए हमें क्या करना है कि हम उसको एक छोटी सी चीजें दें, बताएं देखो हम इस तरह से इसको करना है। कोई भी चीज दे दो, एक गाड़ी बनाने की सिखा दो, छोटे से गाड़ी के पार्ट्स को खोल दो और बोलो बच्चे आप ऐसे करो। आपको मैं 100% बताता हूँ, वो बच्चा 80 to 90% जोड़ के लेगा, कुछ बच्चे तो 100% जोड़ के लेंगे और गाड़ी को एज इट इज बना देंगे। तो ये तरीका होता है एप्लीकेशन ऑफ माइंड का, ये तरीका होता है एप्लीकेशन ऑफ लर्निंग का, ये तरीका होता है एप्लीकेशन ऑफ टारगेट का। हम क्या करते हैं शुरुआत के दिनों में? ABCD, बहुत अच्छी चीज आपने सिखा दिया। ये तो अब इसी पे मेरा प्रश्न, आपने ABCD लिया है, मैं लैंग्वेज कैसे सिखाऊंगा बच्चे को? उसकी वर्णमाला कैसे सिखाऊंगा? प्रैक्टिकल वेज क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, वर्णमाला सिखाने के लिए आप उसके फॉर्मूले इजाद कर सकते हैं। जैसे हम लोग सिखाते हैं A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, ऐसे हम सिखाते हैं। लेकिन आप A फॉर एप्पल की जगह एप्पल रख दीजिए और बच्चे को बोलिए कि बेटा ये क्या है, एप्पल दिखाइए, और अब रिवर्स इंजीनियरिंग करिए। ये आपको मेमोरी में भी मैं बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर आपको अपनी मेमोरी बढ़ानी है ना, तो आप क्या करिए, 100 से वापस गिनना शुरू करिए। टेबल को 30 का टेबल ले लीजिए, वापस गिनना शुरू करिए। आपका माइंड विल ग्रो शार्पर देन नॉर्मल। अब हम आते हैं स्कूल के बच्चे पे, मैंने अराउंड 9-10 हमने ले लिया। 9-10 के बच्चे को क्या चाहिए? वो 12th में जा रहे हैं, ठीक है। ये बच्चे को ये बताना जरूरी है कि आपका लाइफ किताबों में लिमिटेड नहीं है, किताब के बाहर भी लाइफ है, और आपको क्या क्या करना चाहिए सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए, आपको क्या क्या जानना चाहिए। 9-10 मीन्स वी आर प्रिपेयरिंग देम फॉर द करियर, नेक्स्ट करियर। +2 में वो बच्चा डिसाइड कर लेता है किस ओर जाएगा करियर चॉइस में। उसको साइंस में जाना, आर्ट्स में जाना, इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, पायलट बनना, वो समझ जाता है कि मेरे को किस पे जाना, बिकॉज ही इज इन्फ्लुएंस्ड either by the circumstances or by the parent or by the teacher or friends। अच्छा, जैसे हम अब बात करते हैं, आपने यहाँ सब्जेक्ट्स का जिक्र किया, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, तो एक कॉमन मानसिकता है लोगों के बीच में कि जो अनुसंधान होगा, जो रिसर्च होगा, वो साइंस में होगा और इंजीनियरिंग में होगा। मेनली इसका फोकस साइंस एरिया ही है। तो अगर मैं बोलूं कि लैंग्वेज के अंदर अनुसंधानात्मक दिमाग बच्चे का बढ़ाना है कि वो सोचे कि नहीं लैंग्वेज में भी वृद्धि होनी, तो वहाँ पर क्या स्टेप्स हो सकते हैं हमारे शिक्षा प्रणाली में कि बच्चा साइंस के अलावा भी जो अदर बच्चे हैं, कॉमर्स में हैं, आर्ट्स में हैं, ह्यूमैनिटीज़ में हैं, वहाँ पर भी विश्लेषणात्मक दिमाग रखें और अनुसंधान करने की तरफ आगे बढ़े, जिससे नई चीज़ें सामने आएँ और वो ज़िंदगी के अलग अलग पहलू भी जान सकें। डॉक्टर पंकज, अनुसंधान दिमाग या रिसर्च दिमाग या रिसर्च ब्रेन, रिसर्च माइंड, ये कोई वन टाइम फिनोमेना नहीं है कि आप अचानक बोलोगे कि आज मैं रिसर्च माइंड बना लूंगा तो रिसर्च माइंड बन जाएगा। उसके लिए आपको 2-4 बहुत अच्छे शब्दों या कॉम्पिटेंसी की चीजें मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले किसी चीज को भी देखो तो उसको क्रिटिकली देखो, उसको एनालिटिकली देखो। दूसरा, अपने माइंड को हरदम क्वेश्चनिंग माइंड रखो, क्वेश्चन करो, अपने से करो, दूसरों से करो, बगल वाले से करो, शिक्षक से करो, दोस्तों से करो। फिर क्यूरियोसिटी रहो कि वो क्यों हो रहा है, और हरदम चाहे वो क्लास 10 का बच्चा हो या 12 का बच्चा हो, उसको बोलो थोड़ा बियॉन्ड जाओ, जो दिख रहा है उसके बाहर जाओ, उसके आउटर एरिया में जाओ। हमारा जीवन जो है ना, हम सोचते हैं कि एकेडमिक जो है
मैं आपको वास्तविकता बता रहा हूं और ये आप भी जानते हो। जब हम एकेडमिक शब्द उपयोग करते हैं तो क्या होता है, हम सोचते हैं कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल। लेकिन आप ये बात समझिए, जिसके लर्निंग माइंड है ना, वो हर दिन एकेडमिकली अपनी ग्रोथ कर रहा है। जिसको चेंज ओरिएंटेड है ना, वो हर दिन कुछ सीख रहा है। कोई शिक्षक, कोई कॉलेज अगर अपने वातावरण में चेंज करता है, अपने क्लासेस में चेंज करता है, अपने कल्चर में चेंज करता है, हर कॉलेज का, हर यूनिवर्सिटी का, हर स्कूल का कुछ कल्चर होता है, समझिए, वो भी एक लर्निंग है। क्योंकि उन्होंने लर्न किया कि कुछ हमारे इसमें इंप्रूवमेंट करना है, ठीक है, तब वो इंप्रूवमेंट होता है। कहीं तो आप उसको बोलते हो नहीं ये स्टेटस को है, तब तो आप जाते हो स्टेटस को के बाद डेवलपमेंट में। तो लर्निंग जो है या एकेडमिक जो है, ये हमें पूरे जीवन में अपने साथ रखना चाहिए। अब हम आ जाते हैं कॉलेज स्टूडेंट के बारे में। बच्चे ने क्या किया है, +2 के बाद अपना कॉलेज कैरियर ज्वाइन कर लिया। उसको बहुत जरूरी है ये चीज सिखाना कि बेटा, कॉलेज तुमको जॉब नहीं दे सकता, क्या तुम बियॉन्ड भी जा सकते हो। कितने कंपनियों के एचआर को आप जानते हो, वो भी एक खोज है। एचआर के नंबर निकालो, उसके प्रोडक्शन हेड के नंबर निकालो, उसके जीएम के नंबर निकालो, खोजो नंबर, ट्राई करो, उनसे कांटेक्ट करो। क्यों कॉलेज पे डिपेंड करते हो जॉब के लिए, क्यों यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करते हो जॉब के लिए। आप भी तो कुछ मेहनत करो, बियॉन्ड तो जाओ। किसी को अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करनी है, उसकी कम्युनिकेशन बहुत पुअर है, जाता है इंटरव्यू में फेल हो जाता है, तो उसको एहसास तो हो ना, ये तो उसको खोज तो करे कि भैया मेरे को अपने में क्या डेवलप करना। वो भी तो एक लर्निंग है, वो भी तो एक खोज है। क्या उसको नहीं दिख रहा है कि 4 बच्चों के बीच में वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, रोज देखता है अपने को। लेकिन अगर उसको एहसास नहीं है, हम दूसरे पर क्यों डिपेंड हो कि कॉलेज हमको नौकरी दे, यूनिवर्सिटी हमको नौकरी दे, हमारे मम्मी मेरे को नौकरी करवा दे, पापा हमको नौकरी करवा दे। देयर आर सो मेनी थिंग्स वन कैन डू। आप उसके लिए आपको सेल्फ मोटिवेटेड होना होगा, आपको डिफरेंशियल माइंडसेट लाना पड़ेगा। क्या मैं डिफरेंटली करता हूं जो वो नहीं करता है। भाई आज मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, बहुत सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में क्या होता है कि प्लेसमेंट कमेटी होती है। तो प्लेसमेंट कमेटी में ये जरूर है कि आपको रिच करना पड़ता है, कंपनीज में, एचआर में। तो आपको खोज करनी पड़ेगी ना, कौन सी कंपनी जॉब दे रही है। आप किसी को भी रिच के जिसके जॉब ही नहीं है, तो आपको जॉब मिलेगा क्या, कॉलेज दिला पाएगी क्या। कॉलेज से आप वो हेल्प लो, क्या चीज कमी है कॉलेज में, क्या चीज कॉलेज आपको सपोर्ट कर सकती है, वो भी एक खोज है, वो भी एक लर्निंग अनलर्निंग है। देखिए, लर्निंग, अनलर्निंग एंड देन अगेन लर्निंग। You have to do lot of unlearnings, what you have learned, then only relearning will come. Relearning happens through खोज only, relearning happens through research only. तो हमें जो है लाइफ के हर पल में हम रिसर्च कर रहे हैं, हर पल में हम लर्निंग कर रहे हैं। लेकिन क्या है, हमें अगर आगे बढ़ना है, दूसरे के कंपैरिजन में ज़्यादा बढ़ना है, दूसरे कंपैरिजन में ज़्यादा प्रोग्रेस करना है, दूसरे की पर्सनैलिटी से बेहतर पर्सनैलिटी बनानी है, तो हमें ये चीज़ समझना पड़ेगा कि हमें हमारे अंदर रिसर्च की कैपेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, खोज की कैपेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, लर्निंग की कैपेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी। हमको उसको ग्रास्प करना पड़ेगा, तभी हम दूसरे से। सब बच्चे आईटी के एक साथ होते हैं, क्यों कोई लीडर बन जाता है, सीईओ बन जाता है, और कोई जीएम बन जाता है, और क्यों कोई वहीं पे रहता है। टेक द केस ऑफ मुकेश अंबानी और बिग पीपल, ठीक है, टाटाज एंड ऑल, साइंटिस्ट वर्क अंडर देम ना। Why? They have big capabilities, but they don't have business orientation. They don't have business capabilities. Their capability is limited to research. उनकी खाली रिसर्च की कैपेबिलिटी है, बियॉन्ड की कैपेबिलिटी नहीं है। वो काम करते हैं बड़े बड़े कंपनियों के लिए, तो क्या वो सीईओ बन सकते हैं? तो उन्होंने कुछ तो काम अच्छा किया होगा जो आज सीईओ बने हैं आईआईटी के। सब तो गूगल के सीईओ नहीं बन सकते ना, सब तो माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला नहीं बन सकता ना। कुछ तो उनमें है जो उन्होंने डेवलप किया है अपने में, है।
आपको पता है ये चीज रियलिटी में आज जो माइक्रोसॉफ्ट का आफ्टर कमिंग टू क्लाउड कितनी बिलियंस बिलियंस ऑफ डॉलर उसके शेयर के कैपिटल मार्केट के वैल्यूएशन बढ़ गए हैं, मार्केट कैपिटल के वैल्यूएशन बढ़ गए हैं. सो व्हाट डिड सुंदर पिचाई डू? व्हाट डिड माइक्रोसॉफ्ट सत्या नडेला डू? सब क्लाउड में चले गए. आपको पता है ये सॉफ्टवेयर कैसे आते थे? माइक्रोसॉफ्ट सीडी ड्राइव्स आते थे, वो क्लाउड में चले गए, सब्सक्रिप्शन में चले गए. आज नहीं है, वही ऑफिस से ही बंद हो जाता है. किसी को कॉल करने पहले कॉल आते थे उनके कि भैया ये लैप्स करने वाला है, सीडी ले लो, सीडी देते थे. तो उन्होंने भी तो कहीं खोज किया होगा कि ये काम करने से आज उनकी वैल्यूएशन अब देखो. दे आर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, दे आर सक्सेसफुल सीईओज. पीपल कोट देम. व्हाट इज द वैल्यूएशन व्हेन सुंदर पिचाई joined and what is the valuation today? What is the valuation when Satya Nadella became and what is the valuation today? What was the valuation when Mukesh Ambani came as CEO and what is the valuation today? There has to be some differentiation between the personality, why Mukesh Ambani is so successful compared to Anil Ambani. Both got the same stake. Both got the same year. But he kept on focusing on one thing. Mukesh Ambani, he built, then he only diversified. Anil Ambani moved into so many things that he couldn't control that. And see the difference today. Big brother. So there has to be some. He must have done, na? He has got into, and take another case. Before anyone moves, you'll be very happy to note that Mukesh Ambani found energy as another big sector which he got into, though he was in oil already. But now he has gone into solar, renewable energy sources, fuel energy sources. So, and try to understand. If we start any business, this is very important. I'll give you another example. I worked in that company, Hindware. I was reporting to Sandeep Somani. He's today the MD. Earlier he was the JMD. When I was working in them, we started, he gave me a mandate, Sandeep Somani ji of Hindware. I want to get into furniture business. You know what is the first mandate? That gentleman is so smart. He does not want to diversify in an area which is not connected to his business. He will always diversify into associated business. And this is a big learning for everyone, that if you want to be successful, your business should be connected. Your business should be connected. You should launch in the associated business. Never try to, until unless you have big money to burn. That's great. So, what he did, he moved into associated business. See his market capital, what it was 10 years, 12 years ago, and see his market capital, what it is today. He's such a lovely gentleman, and he's such a, I would say, smart mind. Whatever business he has developed in the related areas, associated areas. Similarly, so what he discovered, I'm talking about a discovery. I'm talking about this. He discovered that there are many areas within his area, sub area where he can diversify. तो मोदी जी, हम आज के डिस्कशन को यहाँ कंक्लूड कर सकते हैं और समराइज कर सकते हैं कि जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो सीखते रहना बहुत जरूरी है. और सीखने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पढ़ते रहें. आपको पढ़ना है, अपनी सीख को अपने वर्क में इम्प्लीमेंट करना है और हमेशा डिस्कवर करना है न्यू चीज़ों को अपने एरा में और अपने एरा के बाहर. तो विद दीज वर्ड्स आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने अपने थॉट्स इस विषय पे रखे. ये हमारे व्यूअर के लिए बहुत काम आएंगे और उनको एक नई लर्निंग देंगे. थैंक यू. Thank you, Dr. Pankaj. It was wonderful talking to you.